हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बिल्कुल फ्री है। तो कहानी के शुरू में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है, जहां पर रोड्रिग्स नाम का एक आदमी उनके परिवार के साथ अंतिम संस्कार में आए थे। जहां रोड्रिग्स के अपने परिवार के 3 सदस्यों का मौत हो चुका है और चर्च के बाहर मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे उस खून की रहस्य जानने के लिए। रोड्रिग्स के परिवार का नाम था ओसर परिवार, जिसकी ठाडवा किसी राजघराने से कम नहीं था। इसीलिए इस मौत के बारे में जानने के लिए चर्च के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें एक वकील को दिखाया जाता है जिसका नाम है डुपिन। डुपिन एक केस के सिलसिले में कुछ सोच रहा था, तभी वहां पे एक आदमी आता है जो डुपिन को कहता है कि उन्होंने आज रात को आपको मिलने के लिए बुलाया है। फिर डुपिन एक टैक्सी लेके उनके पास पहुंच जाता है, जहां हमें फिर से रोड्रिग्स को दिखाया जाता है जो डुपिन को एक बहुत ही महंगी शराब ऑफर करते हुए अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को कन्फेस करना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1953 में, जहाँ हमें रोड्रिग्स और उसकी बहन मेडेलिना को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी के साथ रहती है। फोर्टुनाटो फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ जिसका नाम है विलियम लॉन्गफेलो, एलाइजा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। लॉन्गफेलो एक बहुत ही लालची इंसान था। वो अपने बिजनेस से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एलाइजा अपने दोनों बच्चे को उनके बंगलों के आसपास भटकने से भी मना कर दिया था, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। एक दिन वो दोनों बच्चे विलियम के बंगलों की बाउंड्री कूदकर अंदर आ गए थे, जिसमें रोड्रिग्स के पैर में चोट भी लग जाता है। ये चीज विलियम देख लेता है और उन दोनों बच्चों को बहुत ही डांटता है। तभी एलाइजा आके उन दोनों बच्चों को अपने घर लेके जाती है। एलाइजा अपने बच्चों की इलाज करते हुए कहता है कि मैंने तुमको वहाँ जाने के लिए मना किया, अब दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1962 में, जहाँ हम देखते हैं रोड्रिग और मेडेलिना दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। तभी एलाइजा एक घंटी के सहारे दोनों बच्चे को अपने पास बुला रही थी। एलाइजा को दर्द हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी, लेकिन वो दवा नहीं लेना चाहती है और हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती। उसका मानना यह है कि दवाई खाकर भगवान का दिया हुआ शरीर को दूषित नहीं करना चाहिए। तभी वो दोनों बच्चे विलियम लॉन्गफेलो के पास मदद के लिए जाता है। वो दोनों विलियम के पास जाके रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप एक बार मेरी माँ को बोल दीजिए कि वो डॉक्टर के पास जाए, शायद वो आपकी बात सुन ले, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती। लेकिन विलियम उनका एक भी नहीं सुनता और दोनों बच्चे को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। बच्चे वहाँ से लौटकर अपने घर आ जाते हैं, तब देखते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। तभी वो दोनों भाई बहन घर के पास पड़े एक लकड़ी का घर को काटकर कॉफिन बनाते हैं। फिर घर के सामने एक गड्ढा खोदकर अपने माँ को उस कॉफिन में डालकर उसी गड्ढे में दफना देते हैं। उसी रात को दोनों भाई बहन सो रहे थे, तभी अचानक बहुत ही जोर से बिजली कड़कती है और बादल भी गरजता है और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। बादल गरजने के कारण रोड्रिग्स का नींद खुल जाता है। बिस्तर से उठकर रोड्रिग्स देखता है उसकी माँ उस कब्र में नहीं था। फिर अपने बहन को उठाकर दोनों उस कब्र के पास चली जाती है। तब उन्हें एहसास होता है कि उन दोनों ने अपने माँ को गलती से जिंदा दफना दिया था। तभी उन दोनों को कुछ हाथ और पैरों के निशान देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसकी माँ फिर से उसके घर में घुस गई है। फिर वो दोनों अपने घर में अपने मॉम को ढूंढते हुए आवाज लगाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एलाइजा अपने बेटे का गला दबाने लगती है। तब मेडेलिना को देखकर वो अपने बेटे को छोड़ देती है। उसके बाद एलाइजा विलियम के पास जाती है, फिर उसे भी मार डालती है और खुद भी मर जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हमें रोड्रिग्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि उस दिन सबको लगता है कि विलियम लॉन्गफेलो की मौत हार्ट अटैक से आया है, लेकिन मैंने अपने कंपनी को टेक ओवर करने के बाद ये राज को दफना दिया था। मेरी माँ ने जाते जाते एक पावरफुल इंसान को मार दिया था, जिसकी राज हमने अपने माँ के पैर के साथ छुपा दिया था। तभी डुपिन कहता है कि आप अपने माँ के बारे में मुझे क्यों बता रहे हो। फिर रोड्रिग्स कहता है कि वो यहाँ आई हुई है, इसलिए मैं उसके बारे में बता दूं, ऐसा सोच रहा था। फिर डुपिन कहता है इसका क्या मतलब है कि वो यहाँ आई हुई है। तब रोड्रिग्स कहता है वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है, लेकिन डुपिन उसकी बात बिल्कुल यकीन नहीं करता, इसलिए उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है, जो हमें दिखाया जाता है। फिर रोड्रिग्स कहता है मैंने अपने फैमिली को आखिरी बार तब देखा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते पहले कोर्ट में, जहाँ पे डुपिन अपना परिचय देते हुए कहता है उन्हें खुशी है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया गया है, जो फोर्टुनाटो फार्मेसी और असर फैमिली के सीईओ रोड्रिग असर और मेडेलिना असर के ऊपर ये आरोप है कि फोर्टुनाटो फार्मेसी के साथ इलीगली बिजनेस कर रहा है, जिसका कोई सबूत आज तक मौजूद नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उस सबूत को या फिर मिटा दिया, हटा दिया या फिर जला दिया गया, जिसके कारण बहुत लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन असर फैमिली के लॉयर मिस्टर फिम को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भी बैठ के गेम खेल रहा है। उन्हें लगता है कि ओसर फैमिली कभी जेल जा ही नहीं सकती, जेल उनके लिए बना ही नहीं है। लेकिन मैं साबित करूंगा कि कैसे इन्होंने लोगों को धोखे में रखकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा एविडेंट है जो कि ओसर परिवार का ही एक हिस्सा है। उन्हीं की परिवार के एक सदस्य ने ये सब बयान देने के लिए राजी हुआ है। ये सब सुनकर ओसर परिवार के लोगों के साथ साथ उनके लॉयर का भी होश उड़ जाते हैं। तभी ओसर परिवार के लॉयर फिम ने जज से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इन्होंने इस विटनेस को पहले क्यों नहीं लेके आया। के जवाब में डुपिन कहता है कि अगर मैंने पहले ही उनको कोर्ट के सामने ला दिया जाता तो इनके जान को खतरा होने का डर रहता। और जज साहब भी डुपिन की बात से सहमत होकर डेट को आगे बढ़ा देते हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद हमें ओसर परिवार का फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग
लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं। वो लोग सब अपने फैमिली, दोस्त, पार्टनर, कलीग के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमारे परिवार में एक गद्दार भरा है। हमारे परिवार में इतने सालों से हमारे बीच एक गद्दार छिपा हुआ है और हमें भी नहीं पता चला ये गद्दार कौन हो सकता है। एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए ये सब सोचकर वो परेशान हो रहे थे और एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, और साथ में ये लोग ये भी सोच रहे थे कि वो खुद उस गद्दार को ढूंढ के उनके पापा के सामने हाजिर करेंगे ताकि वो उनके पापा के सामने हीरो बन जाए। उसके बाद हमें रोड्रिग्स को दिखाया जाता है जो खुद ये सोचकर परेशान था कि हमारे बीच में गद्दार कौन हो सकता है। तभी डॉक्टर डॉन नाम का एक आदमी आता है जो उनसे अकेले में बात करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं रोड्रिग्स के फैमिली मेंबर के एक लड़का रोड्रिग्स और मैडलिना को ड्रिंक सर्व करते हुए अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताता है कि वो एक बार खोलना चाहता है जिसमें वीआईपी लोग आएंगे और उसके हिसाब से वो सारे वीआईपी लोग और सेलिब्रिटीज अपने हिसाब से वहाँ मजा कर सके। जिसमें रोड्रिग्स पैसा देने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि उस परिवार के लोग कुछ ऐसा काम करे जिसमें उसका खानदान का नाम रोशन हो, न कि अय्याशी का अड्डा बना रहे। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। तभी मैडलिना कहती है ये गद्दार बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसको बिजनेस का भी ठीक से नहीं मालूम, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रोड्रिग्स अकेले परेशान होकर ड्रिंक करने लगती है। तभी एक अनजान औरत उसके सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है और ये देख के वो डर जाता है। उसके बाद हमें पूरा परिवार को एक साथ डिनर टेबल में दिखाया जाता है क्योंकि रोड्रिग्स ने सबको इनवाइट किया था उस गद्दार के बारे में डिस्कस करने के लिए। उसके बाद सब एक दूसरे के बारे में बात करता है, थोड़ी मस्ती मजाक भी चलता है। तभी उन परिवार के लॉयर फिल्म ने सबको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए देता है। तभी मैडलिना कहती है अगर वो गद्दार मुझे मिल गया तो मैं उसे कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दूंगी, उसे सीधा मार डालूंगी। और रोड्रिग्स उस गद्दार को पकड़ने के लिए $50 मिलियन इनाम रखता है और कहता है जो भी इस गद्दार को पकड़ के मेरे सामने लाएगा मैं उसे ये पैसा कैश में दे दूंगा, उसमें कोई टैक्स भी नहीं कटेगा। ये बोल के रोड्रिग्स वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रोड्रिग्स और रूपिन को दिखाया जाता है। रोड्रिग्स कहता है कि वो आखिरी बार था जब मैंने अपने फैमिली को जिंदा देखा था, जिसमें रूपिन कहता है कि मुझे माफ करना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन कोर्ट में जो भी कहा उसके वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन सब की मौत का पोस्टमार्टम किया गया है जिसकी एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला। तभी रोड्रिग्स कहता है कि ये सब का जिम्मेदार मैं हूँ और एक औरत भी है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है 1979 में जहाँ नए साल के शुरू में यानी 31 के नाइट को एक बार को दिखाया जाता है जहां मैडलिन और रोड्रिग वहां आते हैं। हमें उस बार की रिसेप्शन में एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरना है। वेरना रोड्रिग और मैडलिना को ड्रिंक सर्व करते हुए बहुत सारे बातें करने लगती है। उन दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर हमें ये पता लगता है कि उन दोनों ने कुछ न कुछ कांड करके यहाँ छिपने के लिए आया है। इसी बीच वेरना के साथ रोड्रिग्स की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उन तीनों ने साथ में एक ड्रिंक लेते हैं और पुराने साल को कैसे विदा करने इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ हमें लुपिन और रोड्रिग्स को देखते हैं। उसके बाद दोनों ने पहेलियों में बातें करने लगते हैं क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं। इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि वेरना ने उन दोनों भाई बहनों को ये भी बताया था कि आज रात उनके लिए बहुत खास है, इसके बाद दुनिया बदलने वाला है। उसके बाद रोड्रिग्स कहता है कि आज रात को मैंने 3 लोगों को दफनाया है और इससे पहले 3 लोग और भी थे जिनको मैंने दफनाया था। इसका मतलब मैंने 2 हफ्ते में 6 लोगों को दफनाया चुका हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ सीन शिफ्ट होता है वही चर्च में जहाँ से हम शुरू किए थे, जहाँ हम देखते हैं रोड्रिग्स को उन 6 लोगों की लाशें दिखाई देती है जो उनके अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता। फिर वहाँ के फ्यूनरल खत्म होने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठने वाला था, तभी वो देखता है गाड़ी के अंदर पहले से ही कोई है जिसे देख के वो बेहोश हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसके ऊपर एक कौवे को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ है। और इसी खतरनाक सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ इस वीडियो को अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।